हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के लिए हमने चैप्टर नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 15। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला जाता है पर्यायकता। ठीक है, यानी कि संभावना, किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की संभावना, यानी कि अनुमान पर बात की जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम कोई सिक्का थ्रो करते हैं, ठीक है ना, कोई सिक्का थ्रो करते हैं तो भाई क्या क्या संभव है, क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं हम कि हमें हेड मिलेगा, या फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। ठीक है, दो ही बातें हो सकती है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी अगर भाई सिक्का सीधा खड़ा हो जाएगा, ऐसा केवल ये इम्पॉसिबल चीज है। अगर आप मतलब सिक्के को अगर आप थ्रो कर रहे हैं पक्की जगह पर कहीं पर, ठीक है, तो सिक्का खड़ा नहीं हो सकता है उस केस के अंदर। और वैसे भी मैथ में इस चीज को इग्नोर करके चलेंगे हम, या तो हेड की बात होगी या टेल की बात होगी। क्लियर है? तो और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये अनुमान जो लगाए जाते हैं, जैसे हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो डाई के अंदर 1 to 6 नंबर होते हैं, तो कौन सा नंबर हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सभी जो होते हैं अनुमान, इनकी संभावना जो हम निकालते हैं, पॉसिबिलिटी जो निकाली जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम केवल बेसिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो एक्सरसाइज आप खुद पे खुद कर लेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक की यहाँ पर शुरुआत है, मतलब खाली बेसिक आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिल रहा है। आगे ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, 11th में भी, 12th में भी, और आगे कंपटीशन एग्जाम आप कोई भी देते हैं तो उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए जान लेते हैं, 1 by 1 बातें करते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मतलब संभावना होती है किसी इवेंट के होने या नहीं होने की। भाई कितने % ये इवेंट हो सकता है, ये चीज हो सकती है, और कितने % नहीं हो सकती है। जैसे कि हम कोई सिक्का थ्रो करते हैं तो उसके अंदर हेड मिलने की कितने चांसेस है और टेल मिलने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो चलिए 1 by 1 बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कॉइन की, यानी कि सिक्के की बात करेंगे। सभी ने देखा है, ठीक है, आप में से। उसके अंदर कितने फेस होते हैं? भाई 2 फेस होते हैं। एक तो होता है आपका हेड, और दूसरी जो होती है वो होती है टेल। ठीक है, तो हेड में आपको पहला अल्फाबेट जो है वो क्या नजर आ रहा है? एच नजर आ रहा है। तो इसीलिए हम याद रखेंगे आप कि हेड को हमेशा किससे लिखेंगे? हम एच से लिखेंगे। और टेल में पहला अल्फाबेट क्या आ रहा है? भाई टी आ रहा है, तो टेल को आप किससे लिखेंगे? टी से लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं केवल अगर एक सिक्का थ्रो होता है तो, ठीक है, यानी कि सिंगल थ्रो की बात कर रहे हैं हम, सिंगल थ्रो। तो अगर हम एक सिक्का थ्रो करते हैं तो भाई पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या संभावना है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, मतलब आपको क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए भाई सिक्का थ्रो किया है तो ये तो है नहीं कि आपको कुछ और मिल जाए, कोई नंबर मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सिक्का थ्रो किया है तो या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ठीक है ना, तो एक सिंगल थ्रो की हम बात कर रहे हैं, केवल एक थ्रो, यानी कि एक सिक्का अगर थ्रो किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स यानी कि संभावनाएं क्या क्या होगी, क्या क्या मिलने की संभावना होगी, तो केवल या तो हेड मिलेगा हमें, या फिर क्या मिलेगा, टेल। ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब मैं साथ ही आपको प्रोबेबिलिटी भी क्लियर कराता चलूंगा। तो देखिए, एक सिक्का अगर हमने थ्रो किया है तो उसके अंदर या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, यही तो दो बातें होंगी। अब इन्हीं की हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई इसके अंदर हेड कितनी बार रिपीट हुआ? केवल एक बार। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, और टोटल कितना है भाई? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, कैसे लिखी जाती है प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए। इधर फॉर्मूला एक, प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, और नीचे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केस। ठीक है, किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी जिसके लिए पूछी गई है तो उसके फेवर में जितने केस है वो आप न्यूमिनेटर के अंदर लिखेंगे, और डेनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? टोटल केस लिखेंगे। जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी P4 क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का पहला अल्फाबेट P है, इसलिए हम P से डिनोट कर देते हैं। और किसके लिए लिख रहे हैं? हेड के लिए लिख रहे हैं। तो सिंगल थ्रो अगर होता है तो हेड कितने टाइम्स रिपीट हुआ? भाई 1 टाइम्स रिपीट हुआ, इसलिए मैंने लिखा 1। और टोटल केस कितने बने हैं? केवल 2 केस बने हैं, इसलिए अपॉन में कितना लिखा है? 2 लिखा है। तो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई?
1/2 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से आप टेल मिलने की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो टेल कितने टाइम्स रिपीट हुआ, केवल एक बार, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 2 है। तो टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 1/2 होगी। ठीक है, तो ये हमने बात की थी केवल सिंगल थ्रो की। अब हम डबल थ्रो की बात करते हैं, मतलब 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स एक साथ थ्रो किए जाते हैं, ठीक है ना, 2 कॉइन्स थ्रो किए जाते हैं तो क्या होगा भाई, 2 कॉइन्स अगर थ्रो किए जाते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम क्या होंगे आपके, संभावनाएं क्या क्या होगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी कि क्या क्या आपको मिल सकता है। ठीक है ना, तो सोचिए भाई, अगर हमने 2 सिक्के थ्रो किए तो दोनों के अंदर मान लीजिए आपको हेड मिल गया, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, HH। ठीक है, दोनों के अंदर हमें क्या मिला, हेड। ये हम अपनी संभावनाएं लिख रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो भाई ये हो सकता है कि दोनों में हेड मिल गया, या फिर और क्या हो सकता है कि फर्स्ट में हेड और सेकंड में क्या मिल जाए, टेल मिल जाए, या फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट में टेल और सेकंड में क्या मिल जाए, हेड मिल जाए, और भी क्या हो सकता है कि दोनों के अंदर क्या मिल जाए, टेल मिल जाए। इनके अलावा और कोई चीज पॉसिबल नहीं है, या तो दोनों में हेड मिलेगा, या फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या दोनों में टेल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल केवल यही हो सकता है। इनकी अब प्रोबेबिलिटी के लिए बात करें तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको उस केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें बोथ में क्या हो, हेड हो। ठीक है, तो दोनों में हेड, ऐसे कितना केस है यहाँ पर, ऐसे कितने केस है जिसमें दोनों में हेड हो, मतलब नंबर ऑफ हेड कितने हो, 2 हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी लिख रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ हेड 2 हो। तो नंबर ऑफ हेड 2 किसके अंदर है, केवल एक केस के अंदर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। और टोटल कितने हैं भाई, 1 2 3 4, तो अपॉन में क्या लिखेंगे, 4। मतलब डबल हेड के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोलते हैं कि 1 हेड, प्रोबेबिलिटी किसकी लिख रहे हैं हम, 1 हेड की, केवल एक हेड हो, तो वो केस आप इसमें काउंट करें जिसमें केवल 1 हेड हो। ठीक है ना, केवल 1 हेड, तो 1 हेड के केस है यहाँ पर, एक तो ये है आपका और दूसरा ये है। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही एक सिंगल हेड है, देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सिंगल हेड है, यहाँ पर भी एक सिंगल हेड है। ठीक है, तो ऐसे कितने केस हो गए, 2, और टोटल कितने हो गए, अपॉन में 4। ठीक है, कैंसिल भी कर सकते हैं आप इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना मिल गया भाई, 1/2 मिल गया है। ठीक है, तो आपको न्यूमिनेटर में लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मतलब जिस केस के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, और अपॉन में हमेशा टोटल केस लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बाकी सभी के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 टेल्स की बात होती है, तो 2 टेल के लिए कितने केस है, केवल 1 केस है भाई। ऐसा केस केवल 1 एक ही है जिसके अंदर डबल टेल है। ठीक है, और टोटल कितने हो गए, 4, तो अपॉन में कितना लिखेंगे, 4। तो ऐसे आप बाकी केस के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये हमने बात की थी 2 कॉइन्स के लिए। अब हम 3 कॉइन्स के लिए भी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो आपके पास, 3 हो। अगर 3 कॉइन्स एक साथ थ्रो करते हैं हम तो क्या होगा, पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। ठीक है, 3 कॉइन्स के लिए बात कर रहे हैं, तो उस केस में पॉसिबल आउटकम क्या होंगे भाई, क्या क्या संभावनाएं होंगी, अनुमान क्या क्या होगा, अनुमानित चीजें लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, देखिए 3 कॉइन्स है आपके पास, तो हेड से ही शुरुआत करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि भाई तीनों के अंदर हमें क्या मिले, हेड मिले। एक संभावना ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, आप किसी भी एक की जगह आप टेल लेट कर ले, मान लीजिए फर्स्ट में भी हेड, सेकंड में भी हेड, और थर्ड में क्या हो, टेल हो। लिखने का तरीका भी समझिए यहाँ पर साथ साथ। ठीक है, तो तीनों के अंदर क्या हो, हेड हो। यहाँ पर इस केस में हमने थर्ड कॉइन के अंदर क्या लिए, टेल लिए। अब थोड़ा इसको चेंज करते चलेंगे, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, और थर्ड में फिर से हेड। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट क्या होगा आपका, यहाँ पर टेल और हेड, ये हो सकता है। मतलब मैं टी को क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, टी की जगह को बार बार बदल रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ इस केस में तीनों हेड दें, इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड में हेड होगा, और थर्ड में क्या होगा, टेल होगा। ये पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, हमारे अनुमान है कि भाई ये संभव है। ठीक है ना, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में हेड, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड। और क्या हो सकता है, अब की बार डबल टेल ले लीजिए आप। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने हेड रख लिया, और सेकंड थर्ड में क्या रख लिया है, टेल रख लिया है। अब देखिए टेल की जगह अगर हम बदली करेंगे तो डबल टेल है, इसके अंदर हमें पता नहीं रहेगा किस टेल को हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सेम चीज है ना। तो जो सिंगल होता है ना, उसी की जगह को आप चेंज कीजिए। मतलब आप यहाँ पर हेड को चेंज कीजिए, फर्स्ट पोजीशन पे था हेड, अब हेड को हम बीच में ले जाते हैं, मतलब सेकंड पोजीशन पर ले जाते हैं। तो एक संभावना ये भी बनी है आपकी। ठीक है, फिर फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल, और थर्ड पे क्या ले लिया हमने, हेड ले लिया है। और लास्ट केस क्या होगा, आपकी बार तीनों जगह क्या ले लेंगे हम, टेल ले लेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल कंडीशन होगी, ये आपके अनुमान होंगे। मतलब अगर
क्वाइंस को हम एक साथ थ्रो करते हैं, 3 क्वाइंस को एक साथ थ्रो करते हैं, तो इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। इनमें से कोई एक केस बनेगा आपका, ठीक है। तो लिखने का तरीका भी आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि सिंगल क्वाइन और डबल क्वाइन में तो बच्चे इजीली लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा डाउट होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप 3 हेड्स लिखेंगे, फिर किसी भी एक हेड की जगह क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे, तो सेकंड केस आपका बनेगा। और सिंगल जो होता है ना, इसमें क्या है, सिंगल टेल है ना, हेड तो डबल है, तो टी की पोजीशन को आप चेंज करते रहेंगे। यहां से बीच में लेके आए, फिर फर्स्ट पे ले आए, तो 2 केस और बन गए। अब यहाँ पर आप सिंगल हेड और डबल टेल ले लें, हेड कहीं भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मैंने फर्स्ट में लिया है, आप फर्स्ट में लें, आप लास्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें सिंगल क्या है, हेड है, तो हेड की पोजीशन को आप चेंज करें, बीच में लेके जाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा THT, और लास्ट में लेके जाएंगे तो TTH। तो भाई पहले हमने 0 टेल के लिए बात की, फिर 1 टेल के लिए बात की, फिर डबल टेल के लिए बात की, अब क्या होगा, ट्रिपल टेल, तो तीनों टेल हो जाएगी, तो एक केस ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं साथ ही आपको ये भी बता देता हूं कि आपको पता भी रहेगा कि भाई कोई केस हमसे छूटा है या नहीं है, मतलब हमने पूरे लिखे या नहीं लिखे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं भाई, 2n से, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। किसी भी इवेंट के अगर आपको पता करना है कि भाई इसके अंदर कितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, कितने अनुमान बन सकते हैं, कितनी चीजें पॉसिबल हो सकती है, तो उसको पता करने के लिए आपका ये रिजल्ट है 2n। n यहाँ पर क्या है, n है आपके नंबर ऑफ थ्रो। अगर क्वाइंस की बात हो रही है तो नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक है। डाई की बात हो रही है तो नंबर ऑफ डाई, कितनी डाई थ्रो हो रही है, या एक ही डाई को ज्यादा बार थ्रो किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूं, देखिए अगर 1 क्वाइन की बात होती है तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 का मतलब 2 पावर 1, और 2 पावर 1 मतलब कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। तो एक सिंगल क्वाइन अगर आप थ्रो करते हैं तो आपके पास पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। देखिए 2 ही तो बने थे, ठीक है। अब हम डबल की बात करते हैं, मतलब n की वैल्यू अब की बार क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, क्योंकि 2 क्वाइंस हमने थ्रो किए हैं, तो n आपका कितना हो गया, 2 हो गया। 2 पावर 2 का मतलब कितना होता है भाई, 4, ठीक है। तो अगर 2 क्वाइंस आप थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे आपके, कितने संभावनाएं बनेगी, ठीक है। तो 4 बनेगी, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 ही बनी थी ना। ऐसे 3 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ क्वाइन आपके 3 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 2 पावर 3 कितना होता है भाई, 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि 3 क्वाइंस अगर आप थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, कितनी संभावनाएं बनेंगी हमारे पास, कितने अनुमान बनेंगे, 8 बनेंगे। काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो इससे फायदा ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि कोई हमसे गलती से मिस तो नहीं हुआ, कोई छूटा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने बात की थी किसके बारे में, क्वाइन के बारे में। अभी हम बात करेंगे डाई की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा भाई डाई। तो डाई के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, इसको हम डाई बोलते हैं, आपने देखा भी है पहले, ठीक है ना। लूडो खेलते हैं, अगर लूडो आपने खेला है तो उसके अंदर जो डाई होती है, ठीक है, उसमें नंबर होते हैं हमारे 1 to 6, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपकी क्या है, डाई है। तो डाई में क्या होता है कि भाई 1 to 6 नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, अगर आप कोई डाई थ्रो करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या होगी, अगर सिंगल थ्रो की बात कर रहे हैं तो हम, ठीक है, केवल एक डाई अगर थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, ठीक है। सिंगल थ्रो की बात कर रहे हैं भाई, तो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे आपके, अब डाई के अंदर जो नंबर होते हैं वो 1 to 6 होते हैं भाई। तो उनमें से कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। अगर हमने कोई डाई थ्रो की तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6 मिल सकता है। क्या 7 भी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि डाई में 7 होता ही नहीं है। डाई के अंदर एक डाई क्या है, क्यूब की शेप में होती है, और क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो हर फेस पर एक नंबर होता है, ठीक है ना। तो वो 1 to 6 ही काउंटिंग उस पर लिखी होती है, तो 7 मिलने के तो चांस है ही नहीं, ठीक है। तो अगर एक डाई का सिंगल थ्रो किया जाता है तो उसमें पॉसिबल आउटकम क्या होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, केवल इनके अलावा और कोई नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि भाई एक डाई आपने थ्रो की और उसके अंदर 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको ये देखना है कि 2 इसके अंदर कितनी बार है। तो भाई एक बार ही होता है, किसी एक फेस पर ही 2 लिखा होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए, 1, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, आप इनको काउंट करें कितने हैं, 6 है। तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो उसके अंदर 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 1/6 होगी। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए मैं 3 के लिए लिख रहा हूं कि 3 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 आप देखिए इसके अंदर 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, केवल एक बार है, किसी एक ही फेस पर 3 होता है तो लिखेंगे 1, और टोटल केस कितने हैं भाई 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। ऐसे आप इनमें से किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, सभी की क्या होगी 1/6 होगी, क्योंकि टोटल फेस कितने हैं 6 है, और हर नंबर किसी एक ही फेस पर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं थोड़ा इसमें चेंज करता हूं इसके एग्जाम्पल में। अब मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ठीक है, मैंने यहां पर बोल दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, मतलब मैंने एक डाई थ्रो की और उसके अंदर से इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप इसके अंदर चेक करें कि इवन नंबर कितने हैं आपके पास। ठीक है, तो इवन नंबर होते क्या है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो नंबर हमारे 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, या कह सकते हैं कि 2 की टेबल में आए, उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं भाई, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो कितने इवन नंबर है आपके पास, 3 इवन नंबर है भाई, तो मैंने लिख दिया 3। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं 6 है। ठीक है, तो इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 हो जाएगी, क्योंकि अगर 2 मिला तो भी इवन नंबर है, 4 मिला तो भी इवन नंबर है, और 6 मिला तो भी इवन नंबर है। तो इन तीनों में से कोई भी मिलता है तो इवन नंबर ही तो है। तो इवन नंबर कितने हुए 3, और टोटल कितने हुए 6। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया भाई 1/2 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही आप ओड नंबर के लिए भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होंगे, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो वो आपका जैसे 1 हो गया है, 3 हो गया है और 5 हो गया है। तो ओड नंबर भी आपके पास कितने हैं 3 है, 1 3 और 5। ठीक है, और टोटल कितने हैं 6, तो इसको भी आप कैंसिल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2 आएगी। ठीक है, अब आपको बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर की आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है भाई, प्राइम नंबर की। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हो, मतलब केवल 1 और अपने आप के अलावा किसी थर्ड टेबल से वो डिवाइड नहीं होते हो, थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होते हो। भाई अपने आप से तो हर नंबर डिवाइड होता है, ठीक है, और 1 से भी सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो इनके अलावा किसी थर्ड नंबर से जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ा हुआ है आपका। तो यहाँ पर प्राइम नंबर आप देखें कि इसके अंदर प्राइम नंबर है कितने, तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 जो है ना, उसको हम ना तो प्राइम नंबर बोलते हैं और ना ही कंपोजिट, ये बात आप याद रखें। ठीक है, 1 जो है आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 को तो आप भूल जाइए। उसके अलावा प्राइम नंबर क्या बचा, 2 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है ना, 2 कैसा नंबर है भाई, प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो 1 और 2 के अलावा किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 3 भी कैसा है, प्राइम नंबर है। 4 आपका 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 4 कैसा होगा, कंपोजिट होगा। इसके अलावा 5 भी आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर हुए, 3 हुए, टोटल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हम वो एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ तो थोड़ा आइडिया आपको देना था, बेसिक समझाना था भाई। ठीक है, तो आप याद रखें डाई के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं भाई। ठीक है, ये एक सिंगल थ्रो की हमने बात की, तो 10th के लेवल में डबल थ्रो की भी बात की जाती है, मतलब 2 डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। देखिए एक डाई है उसके अंदर भी 1 to 6 नंबर है, दूसरी जो डाई है उसके अंदर भी 1 to 6 नंबर है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी ये आपको चेक करनी है। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था ना, वो यहाँ पर भी काम करेगा, बस फर्क ये है कि वहां पर मैंने लिखा था 2n, मैंने ये लिखा था नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए मैंने लिखा था 2n। तो मैंने 2 क्यों लिखा था भाई, क्योंकि क्वाइन जो होता है, सिक्का जो होता है, उसके अंदर केवल 2 ही फेस होते हैं, इसलिए मैंने लिखा था 2। अब हम कर रहे हैं डाई की बात, तो डाई के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो डाई के अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अगर आपको निकालने हैं, ठीक है, पॉसिबल आउटकम अगर आपको निकालने हैं तो आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि आप फेस कितने हैं हमारे पास 6, तो हम लिखेंगे 6। ये मैंने क्वाइन के लिए लिखा था, सिक्के के लिए लिखा था, सिक्के के अंदर 2 ही फेस होते हैं, इसलिए मैंने लिखा था 2n। अब हम डाई की बात कर रहे हैं, तो डाई के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 6n। ठीक है, अब देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूं। एक सिंगल थ्रो की बात होती है, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, तो आप n की जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो 6n यानी कि कितना आएगा, 6 आएगा। तो डाई, एक सिंगल डाई को थ्रो किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। काउंट कर सकते हैं आप, 6 ही है।
ठीक है। अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई भाई। तो यहां पर लिखेंगे 6 रेज टू पावर 2 और 6 रेज टू पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 36 होगा। ठीक है, तो 2 डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम बनेंगे, हमारे पास कितनी संभावनाएं बनेगी, 36 संभावनाएं बनेगी। ठीक है, तो उनको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता ही कुछ ऐसा रहा हूं। देखिए समझिए भाई, 2 डाई है, दोनों डाई के अंदर क्या है, 1 to 6 नंबर है। ठीक है, दोनों ही डाई के अंदर क्या है, 1 to 6 नंबर है। पहले आप 1 1 से शुरुआत कीजिए कि भाई हमने दोनों डाई को एक साथ थ्रो किया और हमारा अनुमान ये है कि दोनों के अंदर हमें क्या मिले, 1 1 मिले। ठीक है, हमने ऐसा माना कि भाई दोनों के अंदर हमें क्या मिला, 1 1 मिला। पहली डाई में भी 1 मिला और दूसरी डाई में भी 1, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। ठीक है, अब किसी एक नंबर को आप फिक्स रखें और दूसरे को चेंज करते रहें। ठीक है भाई, किसी एक नंबर को फिक्स, इन दोनों में से किसी भी एक को, वो आपकी मर्जी है। तो मैं फर्स्ट वाले को फिक्स कर देता हूं और दूसरे को चेंज करता हूं। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डाई में मुझे मिला 1 और सेकंड डाई से मुझे क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, फर्स्ट में 1 ही रखो या 3, फिर 1 4 1 5 1 6। ठीक है, तो ये पॉसिबल 6 कंडीशन बनी हमारी 1 को लेकर के। मैंने इसको फिक्स रखा, इसको मैं चेंज करता हुआ चला गया, तो 6 पॉसिबिलिटीज ये बन गई, लेकिन हमें 36 लिखनी है भाई। अब इसको जो जिसको तुमने फिक्स किया था ना, उसको एक स्टेप इंक्रीज कर लो, मतलब 1 की बजाय आप क्या ले आते हैं, 2 ले आते हैं। ठीक है, 2 को फिक्स कर दिया और दूसरी डाई के नंबरों को चेंज करते रहो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्या होगा, 2 के बाद क्या आएगा इस डाई के अंदर, 3, तो 3 फिक्स कर दिया हमने अब, और सेकंड जो डाई है उसके नंबरों को चेंज करते रहेंगे। तो 3 1 क्या होगा भाई, 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। लास्ट 6 तक क्यों बात कर रहे हैं, आपको पता है ना, डाई के अंदर 6 तक ही तो नंबर होते हैं। ठीक है, अब फिर से इसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6। फिर से एक इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा भाई, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है, फिर से एक इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो इसके अलावा आगे हो नहीं सकता है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो यहां पर आएगा वो 7 आएगा और 7 डाई में होता नहीं है। तो अब इनको आप काउंट कर सकते, देख सकते हैं। ठीक है ना, कितने केस बने हैं, 36 केस ही बने हैं भाई। ठीक है, तो डबल 2 डाई अगर थ्रो की जाती है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 36 होंगे। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिख के भी बताया कि कैसे आपको लिखने हैं। ठीक है, बात बची इन पर बेस क्वेश्चनों की, तो वो तो हमें एक्सरसाइज में पढ़ेंगे ना, यहाँ पर तो हम खाली बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, कार्ड्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कुछ। देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा जो है 3rd नंबर पर हम जान रहे हैं कार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं कि कार्ड्स कैसे होते हैं दिखने में। वैसे मैक्सिमम बच्चों के देखे हुए होंगे, फिर भी एक झलक दिखा देता हूं कार्ड्स की। तो ये आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें हमारे पास ये 4 सेट के अंदर डिवाइड होते हैं। स्पेड, ठीक है, स्पेड का मतलब होगा हमारा, हिंदी में बोलते हैं स्पेड्स को हुक्म, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद होता है हमारा क्लब, तो क्लब जो होती है उसको हिंदी में हम बोलते हैं चिड़ी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके लिए हम ऐसी शेप यूज करते हैं। साथ ही नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा हार्ट। ठीक है, तो हार्ट को हिंदी में बोलते हैं भाई पान, जिसकी जो शेप होती है वो रेड कलर की होती है, मतलब इसमें जो कलर होता है ना वो रेड कलर होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस टाइप की शेप इसके लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट आपका होता है डायमंड। डायमंड को हिंदी में बोलते हैं ईंट, जो इसका भी कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। यानी कि स्पेड और क्लब का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, और हार्ट और डायमंड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, जो कि मैं आपको डिटेल में अभी बोर्ड पर समझाने वाला हूं। तो ये आपको डायमंड दिखाई दी थी अभी। ठीक है, डायमंड की जो शेप होती है ऐसी हम यूज करते हैं। अब कार्ड्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं प्रोबेबिलिटी के लिए, जिसके आपके शुरू के कुछ क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जानना भी आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो देखिए भाई, मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, चाहे वो किसी भी चीज की बात की जाए, कॉइन की बात की जाए, डाई की बात की जाए या कार्ड की बात की जाए, तो जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है, कम से कम प्रोबेबिलिटी हो सकती है
किसी भी इवेंट की कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, 0। तो 0 प्रोबेबिलिटी होने का मतलब ये है कि वो इवेंट पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई मैंने एक कॉइन थ्रो किया, एक सिक्का थ्रो किया, और उस सिक्के को थ्रो करने से मुझे क्या मिला, 5 नंबर मिला, 5 नंबर मिला। अब नंबर तो डाई में होता है, ठीक है ना, सिक्के के अंदर नंबर कहां से आ जाएगा। अब ये मत कहना भाई कि 5 रुपीज का कॉइन था, ठीक है ना, ऐसा मत बोलना। तो कोई भी मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटीज ना हो, जिसकी संभावना ही ना हो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको अच्छे से। अगर शोले मूवी आपने देखी है, ठीक है ना, शोले मूवी के अंदर क्या था, अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का था भाई, और वो सिक्का कैसा था, वो बाइस्ड कॉइन था। बाइस्ड कॉइन और अनबाइस्ड कॉइन क्या होता है, देखिए बाइस्ड कॉइन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर किसी एक फेस के मिलने के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है ना, किसी भी एक फेस के। अब सिक्के में 2 ही फेस होते हैं, तो किसी भी एक फेस के मिलने के चांसेस जिसमें ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइस्ड कॉइन। और जिसमें दोनों फेस के इक्वल चांस होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो होते हैं सिक्के जो आप लोगों ने सभी ने देखे हैं, वो कैसे कॉइन है, वो अनबाइस्ड कॉइन है। ठीक है, तो शोले फिल्म में ऐसा क्या था उस सिक्के के अंदर, तो भाई उस सिक्के के अंदर दोनों ही फेस में क्या था, हेड था, टेल था ही नहीं उसके अंदर। ठीक है ना, तो उस सिक्के में टेल था ही नहीं। अगर मैं उसी सिक्के की बात करूं कि भाई वो जो सिक्का था उसको अगर मैं थ्रो करता हूं और मुझे टेल मिले, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं टेल मिले। क्यों, क्योंकि उस सिक्के के अंदर टेल थी नहीं, दोनों तरफ क्या थी, हेड ही था भाई। ठीक है, ऐसा आजकल के सिक्कों में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया है, इसलिए हम ये बात मान के चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो एक ऐसा सिक्का जिसके अंदर दोनों फेस मिलने के चांसेस इक्वल हो उसको हम बोलते हैं क्या, अनबाइस्ड कॉइन। और जिसके अंदर किसी भी एक फेस के मिलने के चांसेस ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइस्ड कॉइन बोलते हैं। जैसे कि शोले फिल्म में सिक्का जो अमिताभ बच्चन के पास था। ठीक है, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। कम से कम प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मतलब 0 से कम नहीं हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। 0 से कम कैसे नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता था कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो यहाँ पर उसके बाद है आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है भाई, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है किसी भी इवेंट की। ठीक है, तो कोई भी इवेंट अगर मैं कहता हूं कि भाई ये इसके चांस 100% है, जैसे हम ये शोले मूवी के सिक्के की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों तरफ क्या था, हेड था। अगर मैं ये कहूं कि इस सिक्के को मैं थ्रो करूंगा और मुझे हेड मिलेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, कितनी परसेंट है। ठीक है भाई, 100% है, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है, हेड है। तो कोई भी फेस आए हमारे पास, दोनों में क्या है, हेड है, तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो किसी भी इवेंट की कम से कम प्रोबेबिलिटी होती है 0 और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 1। यानी कि मैं सीधा कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी 0 और 1 के बीच लाई करेगी, कभी भी 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। और किसी भी एक ही इवेंट की टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी, वो कितनी होती है भाई, वो 1 होती है। जैसे कि मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल दिया था, सबसे शुरू में हमने कॉइन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी भाई, 1/2 थी, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी, 1/2 थी। आप इन दोनों का सम करके देखें, आपके पास 1 आएगा, क्योंकि किसी भी इवेंट के टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, जितने भी फेस है उसके अंदर सभी फेस के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम हमेशा आपके पास कितना होगा, 1 होगा। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1, मिनिमम कितनी होगी, 0, और प्रोबेबिलिटी आपकी 0 to 1 लाई करती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कार्ड्स पर। तो देखिए कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास टोटल कितने होते हैं भाई, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चों को इनकी नॉलेज होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझे। ये समझने के बाद आपको कार्ड से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए टोटल जो कार्ड्स होते हैं ना, वो 52 होते हैं भाई। तो इनको इक्वल 2 कलर के अंदर डिवाइड किया गया। तो 52 को अगर हम बराबर 2 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास भाई, 26 आएगा ना। तो 26 तो आपके कैसे कार्ड हो गए, ब्लैक कार्ड हो गए, और 26 ही कैसे हो गए, रेड कार्ड हो गए। ठीक है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26, और रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। अब ब्लैक कार्ड को फर्दर डिवाइड किया गया, फिर से 2 भागों में बांटा गया।
तो आपके उसमें से 26 में से हाफ हाफ बराबर बराबर दो भागों में, ठीक है ना। तो 26 का हाफ कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 तो आपके पास थे क्या थे स्पैड्स, और 13 में आपके पास क्या थे भाई क्लब थे, ठीक है। अब इन 13 को भी नंबरिंग दी गई है, क्लियर है। तो ये नंबरिंग सभी में ऐसे दी जाएगी जैसे मैं स्पैड में आपको बता रहा हूँ, सेम क्लब के अंदर होगा और सेम हार्ट के अंदर होगा, सेम डायमंड में होगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं उधर चलता हूं। तो देखिए यहाँ पर भी रेड कार्ड कितने थे हमारे पास 26 थे, और 26 रेड कार्ड थे, तो उनको फर्दर डिवाइड किया गया। 13 तो आपके क्या थे हार्ट थे, और 13 ही क्या थे डायमंड थे, ठीक है। तो हार्ट भी आपका रेड कलर का है और डायमंड भी रेड कलर का है, देखिए, ठीक है ना। तो याद रखें आप ब्लैक कार्ड कितने होंगे 26, रेड कार्ड कितने होंगे 26। ब्लैक कार्ड को फिर से दो भागों में बांटा है, स्पैड और क्लब, ठीक है। और ये तो 13 सभी में आए हैं, इनको नंबरिंग दी गई है जैसे मैंने यहां पर दी है, ठीक है। तो एक ही में बता रहा हूं, सभी में ऐसा ही होता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो 1 होता है ना उसको हम बोलते हैं एस, या हिंदी में बोला जाता है इक्का, ठीक है। 1 को क्या बोला जाता है भाई एस। तो क्वेश्चन में कभी भी बात आए एस की तो आपको समझ जाना है कि 1 की बात कर रहा है, इक्के की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 को 2 ही बोला जाता है, 3 को 3 बोला जाता है, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, मतलब सेम जो इंग्लिश में हम काउंटिंग पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं सेम वैसे ही वो चीज लिखी मिलेगी आपको। कहां तक 10 तक। तो यहां तक तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात शुरू होती है आपकी 11 से, ठीक है। तो 11 को जो बोला जाता है यहाँ पर क्या बोला जाता है भाई जैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है जैक, ठीक है। और जैक को हिंदी में बोला जाता है गुलाम या फिर गोला भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। जैक को हिंदी में क्या बोला जाता है गुलाम या फिर गोला, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पर आती है आपकी क्वीन, ठीक है। 12 नंबर को क्या बोलते हैं भाई क्वीन बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोला जाता है बेगम, ठीक है। और 13 नंबर को बोला जाता है किंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है बादशाह। तो ये 3 कार्ड जो होते हैं ना इन पर फोटो छपा होता है, अगर आपने देखा है तो चित्र छपा होता है। जैक पर किसी जेंट्स का, ठीक है, यंग का किसी जवान लड़के का फोटो छपा होता है जो कि मतलब जैसे राजकुमार वगैरह होते थे ऐसे, ठीक है। और 12 पर आपको किसी लेडी का फोटो नजर आएगा, एक महारानी का फोटो नजर आएगा, इसीलिए उसको क्वीन बोल रहे हैं हम, ठीक है। और 13 पर किसी बूढ़े राजा का फोटो आपको नजर आएगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई किंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें आप कि यानी कि हर एक सेट के अंदर जो 11, 12, 13 होता है उनके अंदर फोटो छपा होता है, मतलब वो आपके क्या होते हैं फेस कार्ड होते हैं। तो अभी हम फेस कार्ड की भी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर क्लब में होता है, और भाई सेम क्या होता है हार्ट में होता है, और सेम ही होता है डायमंड में। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई कितने एस होंगे, इक्के कितने होंगे, तो एक स्पैड का, एक क्लब का, एक हार्ट का और एक डायमंड का कितने हो गए 4 हो गए। ऐसे 2 भी कितने होंगे 4, 3 भी 4, 4 भी 4, 5 भी 4, 6 भी 4, सभी क्या होंगे 4 4 होंगे सभी के अंदर 1 1, ठीक है ना। ऐसे जैक भी कितने होंगे आपके, जैक जो होंगे वो भी कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है। और क्वीन भी कितनी होगी भाई 4 ही होगी। तो सभी क्या होते हैं 4 4 कार्ड्स होते हैं, क्योंकि एक एक सभी में होता है, चारों के अंदर एक एक होता है। अगर यहाँ पर कलर की बात की जाए कि मैं आपको कहूं कि भाई ब्लैक जैक, ठीक है, तो ब्लैक जैक कितने होंगे ब्लैक कलर के, जहां पर कलर की बात आ गई तो ब्लैक जैक कितने होंगे। ब्लैक तो एक तो स्पैड में और एक क्लब में, क्योंकि वो तो रेड में आ गए ना, ठीक है। तो ब्लैक जैक कितने होंगे केवल 2 होंगे, ठीक है। ब्लैक जैक कितने होंगे 2 होंगे। ऐसे ही आपको मैं बोलता हूं ब्लैक क्वीन, ठीक है, तो ब्लैक क्वीन भी कितनी होगी 2 ही होगी, एक स्पैड की और एक क्लब की। अगर मैं बोलता हूं रेड क्वीन, तो रेड क्वीन भी कितनी होगी 2 होगी, एक हार्ट के अंदर और एक डायमंड के अंदर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। अब हम बात कर लेते हैं फेस कार्ड की। तो देखिए टोटल जो फेस कार्ड होते हैं ना आपके, फेस कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई 12 होते हैं। 12 कैसे हुए, मैंने आपको फेस कार्ड किस किस को बताया 11, 12 और 13 को, ठीक है। जैक, क्वीन और किंग, क्योंकि इन पर फोटो छपा होता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं फेस कार्ड, और हिंदी में बोला जाता है चित्र पत्ते, ठीक है, क्योंकि चित्र छपा होता है, फोटो छपा होता है। तो स्पैड के अंदर कितने हो गए 1 2 3 हो गए, क्लब में भी 3, हार्ट में भी 3, डायमंड में भी 3, तो कितने हो गए भाई 12 हो गए। तो खाली फेस कार्ड बोला जाए तो आप बताएंगे 12। और यहां पर मैं कलर की बात कर देता हूं, मैं बोल देता हूं रेड फेस, रेड फेस कार्ड, ठीक है ना। तो कलर की बात कर दी तो रेड आ गया ना कलर, तो रेड कलर की जहां पर बात हो गई तो भाई केवल रेड की बात करेंगे 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 12 थे तो हाफ क्या होंगे रेड होंगे और हाफ ही क्या होंगे ब्लैक होंगे, ठीक है ना। तो ब्लैक की भी बात करूंगा तो भी कितने होंगे 6 होंगे। अगर मैं प्रॉपर किसी चीज का नाम लेके बोल देता हूं, जैसे मैं बोल देता हूं भाई फेस कार्ड ऑफ क्लब, ठीक है, मैं यहां पर बोल देता हूं फेस कार्ड
ऑफ क्लब। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर क्लब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्लब की बात कर रहा हूँ, तो इसके अलावा किसी कार्ड की बात नहीं करेंगे। फेस कार्ड होने चाहिए, चित्र पत्ते होने चाहिए, फोटो वाले पत्ते होने चाहिए, और किसके होने चाहिए, क्लब के होने चाहिए। तो क्लब में कितने होंगे, 3 होंगे, 11, 12 और 13, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी बातें समझ में आई होगी कार्ड से रिलेटेड। तो लगभग हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।